अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है, फाइनली एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ और मैं आपको बायोलॉजी की वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवा रही हूँ। बायोमोलिक्यूल्स हम चैप्टर नंबर 6 गालबन हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किए हुए हैं और बाकी इससे पहले चैप्टर नंबर 5 तक मैं आपको वर्ड टू वर्ड सब कुछ हम एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। चलिए हम प्रोटीन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोलिक्यूल मतलब मोलिक्यूल, वो मोलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहे होते हैं। ठीक हो गया। हमने शुरू से पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स 4 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। ये 4 हैं बायोमोलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, अब हम प्रोटीन को डिटेल से पढ़ेंगे, फिर लिपिड को पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह न्यूक्लिक एसिड को पढ़ेंगे और फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, प्रोटीन को स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स क्या हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्रोटीन्स क्या होते हैं। जिस तरह आपने प्रोटीन्स को ना छोटे अमाइनो एसिड मिलके बना रहे होते हैं। जिस तरह के हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड थे, डाइसेकेराइड थे, पॉलीसेकेराइड थे। पॉलीसेकेराइड को कौन बना रहा था मिलके? मोनोसेकेराइड बना रहे थे। डाइसेकेराइड को भी मोनोसेकेराइड बना रहे थे। कोई ना कोई एक छोटा यूनिट होता है ना, जो यूनिट रिपीट हो के उस मॉलिक्यूल को बनाता रहता है। इस तरीके से प्रोटीन को कौन बनाता है? प्रोटीन को बनाते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, जिस तरह आप ना एक तस्बीह कंसीडर करें, एक तस्बीह इस तरह होती है ना, जिसमें तस्बीह के छोटे छोटे दाने आपस में मिल के रिपीट हो के पूरी तस्बीह बना देते हैं। इसी तरीके से प्रोटीन का भी सिमिलर यही हाल है। प्रोटीन में भी यही होता है। ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, छोटे छोटे अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में मिल के ना प्रोटीन बना देते हैं। तो प्रोटीन्स जो है ना, हैं क्या? मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन द सेल। सेल के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद में जो बायोमोलिक्यूल पाए जाते हैं वो प्रोटीन्स ही। हम पहले बात कर चुके हैं। मैंने आपको जब बायोमोलिक्यूल की कंसंट्रेशन पढ़ाई थी, जब हमने पढ़ा था पहली वीडियो में, तो हमने पढ़ा था कि जो ड्राई मैस होता है ना, उसमें 50% प्रोटीन्स होती हैं। देखें, सब सारे बायोमोलिक्यूल में सबसे ज़्यादा तादाद जो है ना वो प्रोटीन की है। न्यूक्लिक एसिड 18% है, कार्बोहाइड्रेट 15% है, लिपिड 10% है। प्रोटीन देखें कितनी ज़्यादा तादाद में मौजूद है। तो ये वो बात कर रहा है, उसी बात को उसने दोबारा दोहराया हुआ है कि प्रोटीन क्या है? मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन द सेल। सेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा तादाद में बायोमोलिक्यूल पाए जाते हैं वो प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोटीन्स को वो डिफाइन करता है पॉलीमर्स ऑफ द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी ना, और मर मीन यूनिट। तो मैनी यूनिट से मिलके बना है। किसके, कौन से यूनिट से मिलके बना है? अमाइनो एसिड्स के। ये देखिए, अमाइनो एसिड के यूनिट ही अपने आप को रिपीट करते जा रहे हैं कर करके कोई 1000 100 अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और मिलके प्रोटीन बना देते हैं। तो प्रोटीन क्या है? डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन क्या है? पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, कोई आपसे पूछे प्रोटीन क्या है? पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन यूनिट्स। मैनी यूनिट्स आपस में मिलते हैं किसके? अमाइनो एसिड के, तो आपस में प्रोटीन बन जाती है। प्रोटीन जो है ना मोर आर इम्पॉर्टेंट। किस लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। प्रोटीन ने सेल का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, जैसा कि आपने सेल के स्ट्रक्चर के अंदर देखा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रोटीन मौजूद थी। सेल के अंदर साइटोस्केलेटन देख लें आप, सेल के स्ट्रक्चर बना रहा होता है ना साइटोस्केलेटन। साइटो मीन सेल, स्केलेटन मीन स्केलेटन। चैप्टर नंबर 3 में हम साइटोस्केलेटन को डिटेल से पढ़ा है हमने। साइटोस्केलेटन में हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल आते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आते हैं। तो उनको कौन मिलके बना रहा था? माइक्रोट्यूब्यूल किससे मिलके बने थे? ट्यूबुलेंट प्रोटीन से। माइक्रोफिलामेंट किन से मिलके बने थे? एक्टिन प्रोटीन से। तो प्रोटीन जो है ना, इस सेल का स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। सही हो गया। दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग ऑर्गेनिजम्स टू। वो कहते हैं कि प्रोटीन पार्टिसिपेट करती हैं, अपना हिस्सा डालती हैं एवरीथिंग, हर चीज़ में। ऑर्गेनिजम्स टू, जो ऑर्गेनिज्म करते हैं, हर चीज़ में प्रोटीन का किरदार है, हर चीज़ में। मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दूँ। इंजाइम, आपकी बॉडी के अंदर हर वक्त केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ना, उन केमिकल रिएक्शन में इंजाइम काम करते हैं। इंजाइम ही तो उस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। अगर इंजाइम ना हो तो उस रिएक्शन को होने में कई साल लग जाएँ। उतने साल आपकी ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, तो इंजाइम बहुत ज़रूरी है। इंजाइम प्रोटीन है। नंबर 2 पे स्ट्रक्चरल प्रोटीन। आप स्ट्रक्चरल प्रोटीन में क्या है? आपके हेयर के अंदर कैरेटिन होता है, वो कैरेटिन एक प्रोटीन है। आपके नेल के अंदर कैरेटिन प्रोटीन है। आपकी स्किन के अंदर कोलेजन होता है, जिसने आपकी स्किन को टाइट बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो कोलेजन प्रोटीन है एक। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा रेड ब्लड सेल्स के अंदर। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल छोटे छोटे पढ़े थे ना हमने। इस तरह रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर था ऐसे करके, और उसके अंदर छोटे छोटे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते थे। तो वो हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन ही तो है, जिसने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। कहाँ से? लंग से ऑक्सीजन पकड़ी और जाके सेल्स को दे दी। तो वो हीमोग्लोबिन भी तो प्रोटीन ही है। हार्मोन भी तो प्रोटीन है। हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स प्रोटीन ही होते हैं। प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर, आपके इम्यून सिस्टम के अंदर आपके कोई अंदर बैक्टीरिया चला गया, उस बैक्टीरिया से लड़ना है, एंटीबॉडीज़ ने लड़ना है। आप देखें, आगे जाके पढ़ेंगे, एंटीबॉडीज़ होती हैं।
ठीक है। ये एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी के हथियार हैं। जिस तरह कोई फ़ौज है, उस फ़ौज के पास हथियार होते हैं ना, पिस्टल पकड़ा होता है उन्होंने, और उनके पास काफ़ी हथियार होते हैं। इस तरह आपकी बॉडी के अंदर जो हथियार हैं, जिन्होंने कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, कोई वायरस आ जाता है, कोई बैक्टीरिया आ जाता है, उससे लड़ना है तो वो एंटीबॉडीज़ लड़ती हैं, ठीक है। तो वो एंटीबॉडीज़ जो है ना, वो भी प्रोटीन्स ही हैं। तो इसलिए देखें आप कहाँ कहाँ प्रोटीन का रोल नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग। हर चीज़ जो ऑर्गेनिज्म काम कर रहा होता है, हर चीज़ जो ऑर्गेनिज्म में काम कर रही है, उसमें प्रोटीन अपना हिस्सा ज़रूर डालती हैं, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, इसलिए तो अल्लाह ताला ने प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल सेल में रखा हुआ है। प्रोटीन्स क्या होती है? मोस्ट अबंडेंट का मतलब होता है तादाद में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तादाद में। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अब प्रोटीन हमने अभी तो पढ़ा, प्रोटीन किससे मिलके बना है? अमाइनो एसिड से। तो वही वो बात कर रहा है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, मेड अप ऑफ किससे बनी होती है? मोनोमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। मोनोमर्स, मोनो मीन्स वन, मर मीन यूनिट, मतलब ये जो सारे छोटे छोटे यूनिट मिलके बना रहे हैं प्रोटीन्स को, ये अमाइनो एसिड है ना। तो प्रोटीन्स किस चीज़ से मिलके बनी हुई है? मोनोमर से, छोटे छोटे मोनोमर। हर एक मोनोमर को कहते हैं अमाइनो एसिड। सही हो गया। डिफरेंट प्रोटीन्स जो होती हैं उनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। जाहिर सी बात है, कुछ प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड कम होंगे, कुछ के अंदर ज़्यादा होंगे। मिसाल के तौर पर वो कहता है इंसुलिन प्रोटीन, ये वही इंसुलिन प्रोटीन है जो पैनक्रियाज आपका रिलीज़ करता है ना। और जिसने जाके लीवर को ऑर्डर दिया था, लीवर भाई वो जो इस बंदे ने खाना खा लिया है, खाना खाने के बाद इसका ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हुआ है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज तुम ले लो। स्केलेटल मसल को भी यही कहता है, मसल तुम भी ऐसे करो, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जल्दी से ले लो ताकि इस बंदे को डायबिटीज़ ना हो जाए। सही है। तो वो इंसुलिन हार्मोन जो है ना, वो भी एक प्रोटीन है। और उस इंसुलिन प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं? क्योंकि प्रोटीन ने तो बनना अमाइनो एसिड से ही है, 51 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है ना, जो रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद थी, इस तरह रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, बाइकनकेव डिस्क होते हैं और उनके अंदर इस तरह हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल सारे भर भर के मौजूद होते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ना एक, उसके अंदर 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें आपने याद कर लेनी है, ठीक है। इंसुलिन के अंदर 51 और हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक हो गया। अब अमाइनो एसिड के बारे में थोड़ी सी मजीद बात कर लेते हैं। क्या होते हैं अमाइनो एसिड्स? एक अमाइनो एसिड जो होता है ना, उसका ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक। मैंने आपको बताया ना कि अमाइनो एसिड मिल के प्रोटीन बना रहे हैं। तो जो एक अमाइनो एसिड है ना, इस तरह करके हमने पढ़ा, ये डिफरेंट अमाइनो एसिड आपस में मिल के प्रोटीन बना रहे हैं। तो ये जो एक अमाइनो एसिड है ना, इस अमाइनो एसिड का ये स्ट्रक्चर है। एक देखें कैसा स्ट्रक्चर है, दरमियान में कार्बन है, कार्बन के साइड पे H2N है, इसको कहते हैं अमाइनो ग्रुप, तभी तो उसका नाम अमाइनो एसिड है, ठीक है, इसकी वजह से। और COOH, ये इसको कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH। ये आपने इसी तरीके से अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद करना है, जनरल स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का, ठीक है। और नीचे H है और ऊपर R है, क्योंकि कार्बन जो होता है ना, इसकी 4 वैलेंसी होती है। तो 4 वैलेंसी पूरी हो रही है, 1 2 3 4। एक इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इसने अमाइनो ग्रुप के साथ बनाया हुआ है जिसका फार्मूला H2N है, एक COOH के साथ बनाया है जिसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, और ये R है। ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। R क्या होता है? R डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए डिफरेंट होगा R, ठीक है। अब हम एक बार अमाइनो एसिड को स्टार्ट से पढ़ लें। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, ये 3 चीज़ें हो। तो ये देखें, ये अमाइनो एसिड है, इसके अंदर भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ये देखें, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो वही सारी चीज़ें ना। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों हो ना एटम्स, तो इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो अमाइनो एसिड के अंदर भी तीनों चीज़ें, तो इनको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कह सकते हैं, ठीक है। ये अमाइनो एसिड क्या करते हैं? ज्वाइन इन, आपस में मिलते रहते हैं स्पेसिफिक नंबर, एक ख़ास नंबर में और एक ख़ास सीक्वेंस में इन्होंने आपस में मिलना है और मिलके प्रोटीन बना देनी है। क्या मतलब? मतलब ये है कि जैसा कि अभी आपने देखा, इंसुलिन प्रोटीन के अंदर कितने थे? 51 अमाइनो एसिड थे, है ना। हीमोग्लोबिन में कितने अमाइनो एसिड थे? फिर 574। तो मुख्तलिफ प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की तादाद मुख्तलिफ है, सही। और अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर एक प्रोटीन है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये ठीक है, एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन में अमाइनो एसिड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसा कि आर्जिनिन, ल्यूसीन, वैलिन, मिथियोनिन। अभी आपको इतने ज़्यादा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, इनका सीक्वेंस भी बड़ा मैटर करता है। सीक्वेंस से मुराद है कि पहले क्या आर्जिनिन आ रहा है, फिर क्या ल्यूसीन आ रहा है, फिर क्या मिथियोनिन आ रहा है। अगर इस तरह का एक प्रोटीन है ना, तो वो, अगर अमाइनो एसिड का ये सीक्वेंस है, ठीक है, तो वो एक तरह की प्रोटीन होगी। इसी तरीके से अगर पहले आर्जिनिन आ रहा है इसमें, चले आर्जिनिन की हम बात नहीं करते, हम ना ABC के लिहाज से बात करते हैं क्योंकि आपको समझने में मुश्किल पेश आएगी। हम बात करते हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, लाइक ये अमाइनो एसिड है A, इस अमाइनो एसिड का नाम है B, ये C अमाइनो एसिड है, D अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब हमने इनसे प्रोटीन बनानी है, एक ऐसी प्रोटीन जिसमें
अमाइनो एसिड पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, डी आ रहा है। एक ऐसी दूसरी प्रोटीन है जिसमें पहले अमाइनो एसिड ए आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर डी आ रहा है। तो ये प्रोटीन और ये प्रोटीन दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ प्रोटीन है। हालांकि अमाइनो एसिड तो वही है, लेकिन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस तो मुख्तलिफ है ना। सीक्वेंस से मुराद है उनकी अरेंजमेंट, यानी कि इधर पहले ए अमाइनो एसिड आ रहा था, इधर बी आ रहा था, इधर सी आ रहा था, इधर डी आ रहा था। लेकिन इस केस में देखो, इधर पहले बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर ए आ रहा है ना। तो ये सीक्वेंस से मुराद है उनकी अरेंजमेंट। जब अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट भी मुख्तलिफ हो जाती है ना, तो प्रोटीन मुख्तलिफ हो जाती है। इतना ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। तो वही वो कह रहा है कि अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन करते हैं स्पेसिफिक नंबर में, ख़ास नंबर में और ख़ास सीक्वेंस में ज्वाइन करेंगे, फिर एक ख़ास प्रोटीन बनती है। सही हो गया। और कितने टोटल अमाइनो एसिड्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं? 170, ठीक है। आपने याद रखना है 170 मुख्तलिफ तरह के अमाइनो एसिड आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनमें से भी सिर्फ 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो मोस्टली पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन बनाने में। जो बाकी 150 है ना, वो ज़्यादा हिस्सा नहीं डालते। 20 अमाइनो एसिड ही आपस में रिपीट हो के मुख्तलिफ प्रोटीन बनाते रहते हैं, यही 20 अमाइनो एसिड, ठीक है। लाइक 20 अमाइनो एसिड में पहले अगर एक अमाइनो एसिड ए आ रहा है पहले एक प्रोटीन में, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, तो दूसरी वाली में प्रोटीन में फिर यही पहले सी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। मतलब इन्होंने आपस में आगे पीछे होकर ना मुख्तलिफ प्रोटीन बनाते रहना है। सही हो गया। और जो नई प्रोटीन बनती है उसका बिल्कुल काम एक दूसरी प्रोटीन से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो क्या बात उन्होंने की, 170 डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड हमारे अंदर मौजूद हैं, और उनमें से भी सिर्फ 20 तरह के अमाइनो एसिड जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इन मेकिंग मोस्ट ऑफ द प्रोटीन, ज़्यादातर प्रोटीन बनाने में, ठीक है। अब अमाइनो एसिड दो तरह के होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? ज़रूरी, है ना। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड है जो ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए? क्योंकि हमारी बॉडी वो नहीं बना सकती। सही है। हमारी बॉडी कुछ अमाइनो एसिड बना लेती है, कुछ नहीं बना पाती। तो वो जो नहीं बना पाती ना, वो ज़रूरी हो जाते हैं हमारी बॉडी के लिए। वो हमें डाइट में लेना ज़रूरी है। अगर वो आप डाइट में नहीं लेते, आप वो खाने में नहीं लेते, तो आपके अंदर कमी होना शुरू हो जाती है, आपके अंदर मुख्तलिफ डिजीज़ होना शुरू हो जाती हैं। सही है। तो एसेंशियल का मतलब ज़रूरी है। तो ज़रूरी है ये अमाइनो एसिड्स। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मेरी बॉडी नहीं बना पा रही, इसलिए याद कर लें आप। इस तरह आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं? 9, ठीक है। ये 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं। टोटल 20 में से हमने बात करनी है। टोटल 20 में से 9 एसेंशियल हैं और 11 नॉन एसेंशियल है, तो 20 पूरे हो गए, ठीक है। एसेंशियल अमाइनो एसिड 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 9 होते हैं टोटल। और ये क्या करते हैं? विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज तैयार नहीं कर सकती। एंड सप्लाइड विद द फूड। इनको आपको फूड में लेना ज़रूरी होता है, आप इनको खाने में लें, ठीक है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन मतलब नहीं, एसेंशियल ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी बना लेती है, तो ज़रूरी नहीं है। तो ये 11 एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं 11, दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, जो मेरी बॉडी खुद बना लेती है, इसलिए ज़रूरी नहीं है डाइट में। ना भी खाओ, डाइट में काम चल जाता है। सही हो गया। तो ये 2 अमाइनो एसिड्स की टाइप आपने याद कर लेनी है। फिर अमाइनो एसिड का थोड़ा सा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। अमाइनो एसिड हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये बात तो उसने पहले भी की थी, दोबारा वो कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों एटम है। और किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है अमाइनो एसिड? एक अमाइनो ग्रुप है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है। अब कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक। अ हाइड्रोजन ग्रुप, एक हाइड्रोजन ग्रुप है, बिल्कुल सही बात है। एंड अ साइड ग्रुप आर, और एक आर है, इसको साइड ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और ये चारों किस चीज़ से अटैच है? विच आर अटैच्ड, और ये चारों अटैच होते हैं एक सेंट्रल कार्बन एटम से। बिल्कुल सही बात है। तो अमाइनो एसिड का क्या स्ट्रक्चर है? अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन एटम, साइड ग्रुप, ये चारों किससे अटैच है? सेंट्रल कार्बन एटम से। अच्छा, अब ना डिफरेंट अमाइनो एसिड एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ होंगे? ये आर ग्रुप से, ठीक है। ये जो आर ग्रुप है ना, वो डिफरेंट अमाइनो एसिड के अंदर मुख्तलिफ होता है, बाकी तीनों स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहते हैं, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके पास आर ग्रुप हाइड्रोजन है, तो उसका नाम ग्लाइसिन हो जाता है। एक ऐसा, देखो बाकी तीनों स्ट्रक्चर सेम है, ये इतना स्ट्रक्चर सेम रहना है, इतना स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहना है, ये वाला, ठीक हो गया। सिर्फ आर ग्रुप बदलना है। आर ग्रुप अगर हाइड्रोजन है तो वो ग्लाइसिन है, और अगर आर ग्रुप जो है वो CH3 है, जिसको मेथाइल ग्रुप कहते हैं, तो एलानिन हो जाएगा, उस अमाइनो एसिड का नाम एलानिन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अमाइनो एसिड मुख्तलिफ बदलते रहते हैं। तो वही वो कह रहा है कि डिफरेंट अमाइनो एसिड जो होते हैं उनके पास डिफरेंट साइड ग्रुप होते हैं। ये साइड ग्रुप, ये साइड ग्रुप्स है ना, ये डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर इन अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, जो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है उसमें जो साइड ग्रुप है वो H है, और अमाइनो एसिड एलानिन है उसमें जो साइड ग्रुप है वो CH3 है। सही हो गया। तो वही अभी हमने बात की कि अगर ये साइड ग्रुप बदलते हैं तो अमाइनो एसिड बदलते रहते हैं। ये देखें, साइड ग्रुप H है तो ग्लाइसिन, साइड ग्रुप CH3 है तो एलानिन, ठीक हो गया। अच्छा चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं। ये हमने अमाइनो एसिड और प्रोटीन को अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया। अब सोर्सेज और फंक्शन ऑफ प्रोटीन, मतलब हमें प्रोटीन मिलेगी कहाँ से अगर मैं प्रोटीन खाना चाहती हूँ, ठीक है। और फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन हमारी बॉडी में करते क्या हैं,
हम ये बात कर लेते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट में भी यही स्कीम पढ़ी ना, पहले कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा, फिर हमने कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज पढ़े, फिर कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन पढ़े। इसी तरीके से इधर भी हम यही करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आपको ना अच्छे से कहाँ से मिलती हैं? मटन, गोश्त जो है ना, मीट बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का। सही है, वो छोटा गोश्त है मटन, बड़ा गोश्त बीफ या चिकन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फ़िश से भी आपको प्रोटीन मिलती है। एग, अंडों में ख़ासतौर पर जो अंडों की वाइट होती है ना, वो सारी की सारी एल्बुमिन प्रोटीन है। मिल्क, दूध के अंदर भी प्रोटीन होती है। दूध के अंदर आपने पढ़ा था ना, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट भी होता है। दूध के अंदर कैसियन प्रोटीन भी होती है। ठीक है, पल्सेस, दालों से आपको प्रोटीन मिलती है। बीन्स, फलियों से आपको प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन्स, ये सोर्सेज हो गए प्रोटीन के। अब प्रोटीन के फंक्शन पढ़ लेते हैं। प्रोटीन्स के वो कहते हैं वेरियस फंक्शन, बहुत ज़्यादा फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर। ये तो हम बात पहले भी कर चुके हैं, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि कितने ज़्यादा फंक्शन है प्रोटीन के ना। एंजाइम, हार्मोन, आपकी एंटीबॉडीज़, आपकी हीमोग्लोबिन, सब कुछ तो प्रोटीन है। सबसे पहले वो कहते हैं कि नंबर 1 प्रोटीन जो है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल द सेल मेम्ब्रेन। आपने ना हर कोई एक वो क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, इसलिए कोई चीज़ आपने कभी स्किप करने की कोशिश नहीं करनी। लाइक इसमें से वो दे दें सोर्सेज ऑफ प्रोटीन बता दें आप, तो इधर से क्वेश्चन बना लो आप। इधर से दे दें फंक्शन ऑफ प्रोटीन, तो ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक हो गया। प्रोटीन्स क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आपने देखा, मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर दिखाया, तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आप देखते थे ना, ऐसे करके प्रोटीन बनी होती थी, ऐसे करके, तो वो प्रोटीन्स ही तो हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 2 पे प्रोटीन्स, मिसाल के तौर पर कोलेजन प्रोटीन एंड केराटिन प्रोटीन, ये क्या बनाती हैं? आपका स्ट्रक्चर, होल स्ट्रक्चर बना रही होती हैं, सारा स्ट्रक्चर, कार्टिलेज का, हेयर का, नेल का। ये जो कोलेजन प्रोटीन होती है ना, ये आपकी स्किन में मौजूद है, जिसकी वजह से स्किन आपकी टाइट हुई है। केराटिन प्रोटीन आपकी मौजूद होती है हेयर, बालों में और नेल में, नाखूनों में। ठीक है, और कार्टिलेज के अंदर भी ये प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। कार्टिलेज क्या होती है? ये जो आप अपने कानों को टच करें, आपके कानों का पार्ट कितना सॉफ्ट है, नाक को टच करें, ठीक है, तो ये कार्टिलेज होती है, सॉफ्ट जो होती है। नंबर 3 पे इंजाइम्स सारे के सारे प्रोटीन है। इंजाइम क्या करते हैं? मैंने आपको बताया, इन्होंने कैटलाइज करना है, स्पीड अप करना है, फास्ट करना है, तेज़ करना है। ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं, इस वक्त में हमारे बॉडी के अंदर हज़ारों केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, मेरी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने खाना खाया है, तो आपका जो खाने को ब्रेक डाउन किया जा रहा है, डाइजेस्ट किया जा रहा है, उसमें इंजाइम ज़रूरी है। लाइक आपने खाना घी खाया, तो लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम चाहिए। प्रोटीन खाई, पेप्सिनोजन एंजाइम चाहिए। आपने रोटी खाई, कार्बोहाइड्रेट खाई, या माइलेज एंजाइम चाहिए। हर प्रोसेस में तो एंजाइम चाहिए ना, हर प्रोसेस होने में, क्योंकि एंजाइम्स ने तो उस प्रोसेस को तेज़ करना है, वरना उस प्रोसेस को होने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने पढ़ा हार्मोन्स भी सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं। इन हार्मोन्स ने क्या करना होता है? रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है आपके बॉडी प्रोसेसेस को। ठीक है, हार्मोन्स ने क्या करना है? रेगुलेट करना है बॉडी प्रोसेसेस को, कंट्रोल करना है आपके। ठीक है, हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया। हीमोग्लोबिन ने क्या करना होता है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है ना, इस तरह रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल सारे भरे होते हैं। इन्होंने क्या करना होता है? लंग्स के लेवल पे इन्होंने ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेना है, और फिर उस ऑक्सीजन को ला के सेल को दे देना है, ये लो भाई ऑक्सीजन ले लो। ये ना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाली छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने रेड ब्लड सेल्स के अंदर पैक की हुई है। ठीक है, इन्होंने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है ब्लड के अंदर, वही बात की। और इसी तरीके से आपने पढ़ा, जो मसल सेल होते हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपके मसल सेल, उनके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ये मेन कंपोनेंट है मसल सेल्स का। ठीक है, मसल सेल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती हैं। अच्छा, ये जो प्रोटीन्स होती है ना, ये मसल सेल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, और इन प्रोटीन ने क्या करना है? मसल कॉन्ट्रैक्शन करनी है। आपके जो मसल्स होते हैं, मसल का काम ही कॉन्ट्रैक्शन करना होता है ना, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बोन मूव करती है। तो वो मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? मसल के अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, प्रोटीन उनकी वजह से। ठीक है, इसी तरीके से फाइब्रिन एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे कट लग जाता है, कट लगने के बाद खून बहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद खून बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाता है। और ब्लड क्लॉट क्यों बन जाता है? ये भी प्रोटीन है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन की वजह से, और उस ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन का नाम है फाइब्रिन। ठीक है, ये क्या करती है? मेक्स द ब्लड क्लॉट, इसने ब्लड को क्लॉट करवा देना है, ब्लड का एक क्लॉट बनवा देना है, एक क्लॉट को क्लॉट ही कहेंगे। ठीक है, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड, ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए, हमारा ज़ाया ना हो जाए आफ्टर इंजरी इंजरी के बाद कोई चोट आपको लग गई है। क्यों? क्योंकि अगर ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन ना हो ना, तो आपका सारा ब्लड लॉस हुई जा रहा है, निकली जा रहा है, तो इससे तो आपकी डेथ हो सकती है। कुछ प्रोटीन्स होती हैं एंटीबॉडीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे इम्यून सिस्टम में जो हमारी कुव्वत मुदाफ़त होती है ना, उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में हथियार हैं जिन्होंने इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ना है। कोई बॉडी आपके अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया, वायरस एंटर हो गया, तो इनके खिलाफ जो लड़ना होता है ना,
उन लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ हथियार होते हैं। जिस तरह आर्मी नहीं होती मुल्क की, उसके पास हथियार होते हैं ताकि वो दुश्मन से मुकाबला कर सके। हथियारों का ज़रूरी है ना मुकाबला करने के लिए, तो वही हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने हथियार रखे हुए हैं, उनको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ऐसे वाई शेप्ड एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। ये जाती हैं जाके वो जो वायरस होता है उसको ऐसे काबू कर लेती हैं और फिर वाइट ब्लड सेल आता है, इन दोनों को पकड़ के खा जाता है और बॉडी से क्लियर कर देता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना है, एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन्स हैं, इन्होंने डिफेंड करना है बॉडी को किसके खिलाफ, अगेंस्ट बॉडी की हिफाजत करनी है अगेंस्ट द हार्मफुल पैथोजन, जो ख़तरनाक पैथोजन, पैथो का मतलब होता है डिजीज़, जर्म काजिंग, जो डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, बीमारियाँ फैलाने वाले वायरस बैक्टीरिया, उनसे हमारी बॉडी को इन्होंने प्रोटेक्ट करना होता है, हमारी बॉडी की हिफाजत करनी होती है। तो देखिए प्रोटीन्स के कितने अहम फंक्शन हैं। इस तरह हमने प्रोटीन्स को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर भी करें, क्योंकि अगर आप अपने किसी फ्रेंड की मदद करोगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।